हाय फ्रेंड, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं दूसरी इकाई का चौथा पाठ्य घटक, जिसका नाम है शब्द संपदा। तो चलिए देखते हैं पाठ्य घटक द्वारा लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, यह पाठ्य घटक डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुंभे इनका है। इनका जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा कर्नाटक में हुआ। लगभग इनकी 65 किताबें हैं। अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक है, प्राध्यापक है, अनुवादक है। अनुवादक का अर्थ होता है ट्रांसलेट करना, समीक्षा करना मतलब चिकित्सा करना, विचार विमर्श करना, ये वह करते थे। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। मतलब इस निबंध द्वारा वह समझाना चाहते हैं कि शब्दों की ताकत क्या है। और ये संपदा जो है, यह संपत्ति है, प्रॉपर्टी। शब्द आपके पास यदि होते हैं तो ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है, ये आपकी दौलत है। तो वह हमें शब्दों की प्रॉपर्टी को महत्व किस प्रकार से समझाते हैं ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आदिम अवस्था। आदिम अवस्था मतलब आदि मानव जो था, उस अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकास मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सभी प्राणियों में मनुष्य का मस्तिष्क क्या है, बुद्धिशाली है, वो बुद्धिमान है, इसीलिए वो सभी से अलग है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई है वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। बाकी प्राणियों को भाषा नहीं है, इसीलिए उनकी प्रगति नहीं हुई। मनुष्य ने भाषा की खोज की और इसीलिए मनुष्य की प्रगति हुई बाकी प्राणियों की तुलना में। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपसे पूछा गया कि भाषा का अर्थ क्या है, तो आपको लिखना है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। नोट डाउन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए इस वाक्य को। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत और हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य का ज्ञान बढ़ाते हैं। जिसके पास शब्द नहीं वो बात नहीं कर पाता। मान लीजिए किसी के पास बिल्कुल शब्द संग्रह नहीं है तो वो कैसे बात करेगा। मगर जिसके पास बहुत ज़्यादा शब्द संग्रह होता है वह बात करते समय वह शब्द संग्रह का उपयोग करता है, प्रयोग करता है और अपनी बात अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाता है। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। ये वाक्य भी बहुत बड़ा है। शब्द ही मनुष्य को जोड़ते हैं। मान लीजिए आपने किसी से मीठी बातें की, मीठे शब्दों का प्रयोग किया, आपके दोस्त बनेंगे। और आपने कड़वे शब्दों का प्रयोग किया तो आपके दोस्त जो है वह आपसे दूर चले जाएंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि शब्द ही मनुष्य को जोड़ते हैं मनुष्य से, और शब्द ही है जो मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य के जितने स्वभाव होते हैं, मनुष्य अलग अलग स्वभाव के मनुष्य होते हैं। कुछ शरारती होते हैं, कुछ क्रोधित मनुष्य होते हैं, कुछ शांत होते हैं। उसी तरह शब्द भी है, कुछ शरारती शब्द होते हैं, कुछ शांत शब्द होते हैं, तो कुछ नटखट शब्द होते हैं, कुछ क्रोधी होते हैं। देखिए, जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। मान लीजिए, देखो, यदि मैंने कहा कितने अच्छे थे, सभी बहुत ही अच्छे आदमी थे, वो गए, आप क्या सोचोगे? अरे यार,
आदमी ऊपर चला गया। या फिर किसी को मैंने कहा मूर्ख हो, कुछ समझता नहीं तुम्हें, वो बेचारा नाराज़ हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा आएगा कि मुझे मूर्ख कहा। या फिर मैंने कहा शाबाश, क्या बहुत बढ़िया, आप कितनी अच्छी तरह से उत्तर देते हो, बहुत अच्छे, आपके जैसा कोई नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये शब्दों की ताकत होती है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य, सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो तो मिल जाएगा। देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों को अच्छे लगते हैं। मान लीजिए टीचर ने बच्चों को शाबाश कहना, कॉन्ग्रेट्स, वेरी नाइस, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करते हो, बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग है, ये सुनने के लिए आपके कान बड़े व्याकुल रहते हैं। और ऐसे शब्द जिन्हें कभी भी सुनाई दे ऐसा लगता है, ऐसे कौन से शब्द? मूर्ख, तो कुछ समझता नहीं तुझे, नालायक, ऐसे शब्दों को हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो देखो, तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए, देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है न्यूटन का। अब न्यूटन को सभी जानते हैं। न्यूटन ने कौन सा आविष्कार किया था? न्यूटन ने पृथ्वी के अंदर की शक्ति को खोज निकाला था। कि न्यूटन का कहना क्या था कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशन फोर्स है, उसके कारण ही ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे आती है। ये जो सिद्धांत दिया था वो न्यूटन ने दिया था। और वो उदाहरण भी पता है ना आपको, न्यूटन ने कैसे उसकी खोज की थी? वो पेड़ के नीचे बैठा था। कौन से पेड़ के नीचे? सेब के पेड़ के नीचे, एप्पल के। और वो नीचे गिरा क्यों, इसके बारे में उसने सोचा। इसीलिए सोचना चाहिए। खोज, हर समस्या का हल इस दुनिया में है, आज नहीं तो कल, लेकिन ज़रूर हल है। देखिए, न्यूटन ने कहा है कि किसी भी सफलता के लिए 90% परिश्रम की और 5% बुद्धि की और 5% संयोग, मतलब भाग्य की ज़रूरत है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन में व्यवहार से निकाल कर बाहर करना चाहिए। मतलब जो ना करते हैं उन लोगों से दोस्ती भी नहीं करना चाहिए। मतलब निगेटिव थिंकिंग वालों के पास भी हमें जाना नहीं है और उन्हें भी हमारे पास नहीं आने देना। इस वाक्य से वह समझाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छे विचार वाले लोग हमारे इर्द गिर्द होने चाहिए। हमारे दोस्त भी ऐसे नहीं होने चाहिए, यार नहीं हो सकता, नहीं कर पाएंगे, ऐसे वाले दोस्तों से दूर रहना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाले दोस्त हमें बनाने चाहिए, जिसके कारण हम भी पॉजिटिव बन सके। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वे औरों से मित्रता नहीं करते हैं। शब्दों की बात की जाए तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरी भाषा में गए तो उन्हीं में घुल मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो घुल मिलना पसंद नहीं करते। जैसे मित्र भी होते हैं ना, कुछ मित्र ऐसे होते हैं कहीं पर भी जाओ उनके दोस्त बने रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि किसी के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता, जो सबसे घुल मिल सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के हैं, मगर वह हमें लगता है कि हमारी ही भाषा के शब्द हैं। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अब हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी में जाने के बाद चेंज हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे, मान लीजिए अपना मराठी शब्द है जाल, वो हिंदी में उसे जाल कहते हैं, जाल पोल, समझ गए ना।
ऐसे कुछ शब्द होते हैं। देखिए, कुछ हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ बना, मांग पत्र। हिंदी अरबी फारसी से थानेदार बना, किताब घर बना। अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री बना, रेडियो तरंग बना। ऐसे कुछ शब्द हैं जो दो भाषाओं से एक बने। अब देखिए, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि बने। इन शब्दों से ही हिंदी का भी शब्द संसार बढ़ता गया और समृद्ध होता गया। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं, हर भाषा में उसे उसी नाम से पुकारा जाता है। समझ गए ना, हर भाषा में उसे वही नाम से बोला जाता है। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे कि मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर जो बॉल है, बॉल को हर भाषा में वही, जैसे कि हिंदी में गेंद कहते हैं, चेंडू, ऐसे, मगर तकरीबन देखा जाए तो बॉल का प्रयोग हर भाषा में किया जाने लगा है। अब देखिए, बैट शब्द है, बैट। बैट को मराठी में बैट कहेंगे, अंग्रेजी में बैट कहेंगे, हिंदी में बल्ला कोई नहीं कहता है। बल्ला है उसे शब्द, मगर कोई नहीं कहता, कहते रहते। ऐसे बहुत सारे शब्द हमें पढ़ने को देखने को मिलते हैं। शब्दों की इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं की शब्दों से आने से हमारी भाषा अधिक समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं है। ऐसे हजारों शब्द हैं जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं। अभी ये पुर्तगाली, अरबी, फारसी से कैसे आए अपने इंडिया में? क्योंकि ये लोगों ने हमारे देश के ऊपर राज किया। वो हमारे देश में आकर बहुत सालों तक उन्होंने राज किया। उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू। ऐसे शब्द हमारे माँ बाप के लिए हम ऐसे प्रयोग करते हैं। वो शब्दों के लिए हमने मम्मा, डैडी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मिट्टी से जो जुड़े शब्द हैं उनका ही प्रयोग करने के लिए कवि, लेखक कहते हैं। अब इन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करता है, ऐसा उन्हें लगता है। उन्हें लगता है कि यही शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब देखिए, हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। जैसे कि हमारे जो शब्द हैं, हम जब बात करते हैं तब हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमारे भाषा से कोई गाली गलौच वाला शब्द आता है तो हमारे चरित्र के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं, यार ये लड़का चरित्रवान नहीं है, इसे संस्कार नहीं है, ऐसा कहने लगते हैं। यदि हमारे शब्द में लीनता है, नम्रता है, तो आगे वाले सुनने वाले हमें एक अच्छा लड़का समझते हैं, संस्कारी लड़का है, ऐसा समझते हैं। तो देखिए, हमें ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। और जो बोलने की कला है वो हमारे अंदर कैसे आ सकती है? ये कला विविध पुस्तकों के वाचन से आ सकती है, परिश्रम से साध्य हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ने से हमारा ज्ञान का भंडार बढ़ता है। शब्द, हमें अलग अलग शब्दों के बारे में पता चलता है। अब देखिए, मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। एक अच्छी खासी दोस्ती भी गलत शब्द के उच्चारण से क्या होती है? दरार पड़ सकती है, दोस्ती टूट सकती है। मान लीजिए आप और आपके दोस्त में बहुत गहरी दोस्ती है और उसे आपने एक गलत शब्द का प्रयोग करके उसे नाराज़ कर दिया, फिर वो आपसे बात नहीं करता है। इसीलिए शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, शब्दों को क्या करना है? सोच समझकर बोलना चाहिए। बाद में सोचने से अच्छा है, पछताने से अच्छा है कि पहले ही सोचकर बोला जाए। अब देखिए, अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है।
सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। जैसे कि ये सब कुछ किताबों द्वारा सीखा जा सकता है। क्या? अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन, ये सब कुछ मिलता है ये वाचन से। मान लीजिए पढ़ाई करने वाले बच्चों के पास बहुत ज़्यादा शब्द होते हैं और वो शब्दों को उत्तर में परिवर्तित करते एग्ज़ाम में अच्छे उत्तर लिख पाते हैं, और जो पढ़ते नहीं उनके पास शब्द ही नहीं होते, वो लिखते ही नहीं है, थोड़ा सा उत्तर लिखते हैं, एक दो शब्द लिख देते हैं, भूल जाते हैं क्या लिखना है। इसीलिए इससे हम ये समझ सकते हैं कि शब्दों वाचन से ही हमारा शब्द संग्रह बढ़ता है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है, और जो अनाप शनाप शब्द होते हैं उससे हमेशा ही हमारे लिए वह हानिकारक होता है। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। लेखक हमें यह संदेश देते हैं कि शब्दों का भंडार किससे बढ़ सकता है। वो बार बार हमें यह संदेश देते हैं कि आपको पढ़ना होगा, वाचन करना होगा। इस पाठ्यघटक से हमने यही बात सीखी है कि शब्दों का संग्रह बढ़ाना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, तो हमें शब्द संपदा बढ़ानी होगी, और वह शब्द संपदा वाचन कौशल से ही विकसित हो सकती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए हमें शब्दकोश की ज़रूरत भी होती है। शब्दकोश, जहाँ पर एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ बताए जाते हैं, उसे हम अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं, उसे हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने भाषण में लोगों को, जो मान लीजिए वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आगे बैठने वाले या फिर सुनने वालों को लगता है यार ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से, अर्थ ही नहीं पता चलता, तो भाषण की दूर की बात रही। इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हो। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। और अंतिम हमें लेखक संदेश देते हैं कि शब्द संपदा बढ़ानी है तो वाचन संस्कृति को बढ़ाओ। इसीलिए अपने इंडिया में अभी एक स्लोगन आ गया है, क्या? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, रीड इंडिया लीड इंडिया। तो यही संदेश के साथ हमें यह अच्छी कला अवगत करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।